नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की हिंदी व्याकरण की क्लास। ठीक है, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ CBSE के हिंदी व्याकरण के कुछ IMP क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें मैं आपको आज वाक्य, वाच्य, पद परिचय और अलंकार से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, किस किस से? वाक्य, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, मतलब ये चारों जो टॉपिक हैं आपके एक ही क्लास में पूरे कवर होंगे। ठीक है, और जितने भी इससे वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। वैसे तो आपने सभी इसको बेसिक पूरा कवर होगा, आपका पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसकी पूरी थ्योरी आपने पढ़ ली होगी। वाक्य किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं, पद परिचय क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से अलंकार हैं, आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, इस सब की नॉलेज तो आपको होगी ही। फिर भी मैं एक बार आपको ट्रिक के द्वारा ये पूरे समझा देता हूँ। ठीक है, आप अपना बेसिक तो कंप्लीट रखिए ही, साथ ही आपको मैं ट्रिक के द्वारा भी बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से इनको पहचान सकते हैं। जैसे वाक्य है तो सरल वाक्य है, या फिर मिश्रित वाक्य है, या फिर आपका संयुक्त वाक्य है, या अलंकार आ गया तो कौन सा अलंकार पूछा गया है, उसमें उदाहरण में कौन सा अलंकार है, ये इन सब की पहचान करना मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं हम। बेसिक में हम सबसे पहले समझेंगे वाक्य। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य? वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो होता है आपका मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो इनके पहले बेसिक समझते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्र वाक्य क्या होते हैं। देखिए, सरल वाक्य वो होते हैं जो अपना सीधा अर्थ देते हैं। क्या होते हैं? जो सीधा अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा एक सेंटेंस है जो किसी भी पार्ट में डिवाइड ना हो, जो अपना एक सीधा अर्थ दे। सीधा सिंपल आपको याद रखना है, जो सीधा अर्थ दे वो क्या कहलाता है? आपका सरल वाक्य कहलाता है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल मतलब जिसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ना पूछा गया हो, एकदम सीधा। जैसे राम जा रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल सीधा अर्थ दे वो आपका सरल वाक्य। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। दूसरा कौन सा है आपका? संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? देखो, संयुक्त वाक्य की सीधी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं कि उसमें जो है आपको कंजंक्शन का यूज रहेगा। क्या रहेगा? कंजंक्शंस का यूज रहेगा। किसका यूज रहेगा? आपको कंजंक्शंस का यूज रहेगा। ठीक है, मतलब जो कंजंक्शंस रहेंगे उनके द्वारा सेंटेंस क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। क्या होंगे? सेंटेंसेस कनेक्ट होंगे। ठीक है, कंजंक्शंस के द्वारा क्या होंगे? सेंटेंस आपस में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। इसमें 2 वाक्य रहेंगे। कितने वाक्य रहेंगे? ये 2 वाक्य रहेंगे। 2 वाक्यों से मिलके एक क्या बनेगा? एक सेंटेंस आपका बनेगा। ठीक है, क्या होगा? 2 वाक्य रहेंगे, उस दोनों से मिलके क्या होगा? एक सेंटेंस आपका बनेगा। लेकिन इसको अब हम पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए इन जो ये 2 वाक्य रहेंगे इनके बीच में क्या लगा रहेगा? देखिए, या तो तथा लगा रहेगा, या और लगा रहेगा, या लेकिन लगा रहेगा, या किंतु परंतु। आपको शब्दों के बीच में
इनमें से यदि कोई शब्द दिखता है, मतलब वाक्यों के बीच में, सेंटेंस के बीच में दो सेंटेंस यदि जो हैं वो इनके द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, तो वहां कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, इतना आया समझ। उसके बाद आता है आपका मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य भी क्या होता है? दो छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बना होता है। ये भी क्या होता है? दो छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहला जो वाक्य रहेगा वो पूरा अर्थ देगा, अपना अपना क्या करेगा? वो पूरा अर्थ देगा। लेकिन जो दूसरा वाक्य है वो फर्स्ट पे डिपेंड करेगा, मतलब जो दूसरा है उसका पहले के बिना कोई आधार नहीं रहेगा। ये वाला अपना पूरा अर्थ देगा, लेकिन ये वाला पूरा अर्थ नहीं देगा। ठीक है, ये इस पे क्या होगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब जब पहला नहीं होगा तो दूसरे का कोई मतलब नहीं होगा। ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और इसकी और मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे आप याद रख सकते हैं। अब मिस्र में आपको याद रखना है कि यदि सेंटेंस में आपको ये शब्द दिखें, जैसे, वैसे, जैसा, वैसा, जब ही, तब ही, ज्यों त्यों, जो, जिसने, ये इस टाइप के वर्ड दिखते हैं। जैसे, वैसे, जैसा, वैसा, जब ही, तब ही, ज्यों ही, त्यों ही, या फिर ज्यों त्यों, जो, जिसने। ये मतलब राइमिंग वर्ड यदि आपको दिखते हैं, क्या दिखते हैं? इस टाइप के राइमिंग वर्ड से यदि सेंटेंस जो है, वर्ड से जो सेंटेंस कनेक्ट रहेंगे, तो उसमें क्या होगा? आपको जैसे ही ये शब्द दिखें उसमें आपको क्या लगा देना है? मिश्र वाक्य लगा देना है। ठीक है, और ज्यादातर वर्ड इन्हीं से स्टार्ट होते हैं, तो यदि सेंटेंस इन्हीं से स्टार्ट होते हैं। यदि सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको आंख बंद करके मिश्र वाक्य लगा देना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, सरल क्या था हमारा? जो आपको सीधा अर्थ दे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सरल। उसके बाद था संयुक्त। संयुक्त में आपको क्या देखना है? बीच में तथा, और, लेकिन, किंतु, परंतु, यदि ये दिखता है तो उसमें संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद मिश्र में आपको जैसे, वैसे, जैसा, वैसा, जब ही, तभी, ज्यों त्यों, जो, जिसने, ये यदि इस टाइप के राइमिंग वर्ड दिखते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य। अब जैसा, वैसा, जैसा, जिसने, ये और तथा और, लेकिन, किंतु, परंतु ये नहीं दिखते हैं तो सिंपल हमारा कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ये होगा हमारा वाक्य से रिलेटेड बेसिक। अब हम समझते हैं अलंकार। अलंकार में देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं अनुप्रास अलंकार। आप ओनली वही अलंकार करना जो आपके कोर्स में है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको। देखिए, अनुप्रास में आपको क्या याद रखना है? अल्फाबेट रिपीट। इसमें क्या होता है? अल्फाबेट रिपीट होगा। अनुप्रास में क्या होगा? अल्फाबेट्स जो रहेंगे आपके रिपीट होंगे, मतलब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। एक वर्ण जो रहेगा, एक वर्ड अल्फाबेट, वो क्या होगा? आपका बार बार आएगा इसमें। उसके बाद यमक। यमक अलंकार में क्या होता है? उसमें आता है डिफरेंट मीनिंग सेम वर्ड। क्या होगा? डिफरेंट मीनिंग सेम वर्ड। एक वर्ड सेम रहेगा लेकिन उसकी मीनिंग क्या होगी? अलग अलग होगी। देखिए, यहां पे दो इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि आपका वर्ड दो बार आएगा लेकिन उसका मीनिंग जो रहेगा वो अलग अलग निकलेगा। वर्ड कितने बार आएगा? आपका दो बार आएगा, सेम वर्ड आएगा, लेकिन उसकी मीनिंग क्या होगी? सेम वर्ड की मीनिंग दोनों बार ही डिफरेंट निकलेगी, अलग अलग
निकलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका यमक अलंकार। अब देख लेते हैं हम श्लेष अलंकार का। देखो श्लेष का क्या होगा, मल्टीपल मीनिंग। क्या लिखा है, मल्टीपल मीनिंग, यानी आपका शब्द जो है वो एक बार आएगा। शब्द क्या होगा, एक बार आएगा, लेकिन उसकी मीनिंग क्या होंगी, दो या दो से ज्यादा निकलेंगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। उसके बाद श्लेष अच्छे से कर लीजिएगा, आपके कोर्स में है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उपमा। उसके बाद कौन सा बता रहा हूं मैं, उपमा अलंकार। उपमा में आपको याद रखना है कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और इसमें आपको एक वर्ड देखने को मिल जाएगा सा। क्या मिलेगा, सा। उपमा में हम क्या करते हैं, किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका एग्जांपल हो जाएगा, एक सीता का मुख चंद्रमा के समान, है ना। तो सीता का मुंह की तुलना हम किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। और इसमें एक वर्ड और आपको मिल जाएगा सा। कौन सा, सा। उसके बाद आता है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आपको एडजेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, एडजेक्टिव्स। ठीक है, उसमें या फिर ये साइन मिलेगा आपको देखने को, जिसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, योजक साइन। ठीक है, क्या है, योजक साइन। रूपक में क्या याद रखना है आपको, एडजेक्टिव्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर ये साइन मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उत्प्रेक्षा। ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी आपके कोर्स में है। उत्प्रेक्षा में क्या याद रखना है, उत्प्रेक्षा में शब्द याद रखने हैं आपको कुछ, जैसे जनु, मनु, मनहु, जनहु, उसके बाद जानो, मानो। ये इस टाइप के यदि आपको शब्द दिखते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा आपका, उत्प्रेक्षा। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ये भी आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, आपको ये भी पढ़ना है। इनसे बेस्ड अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और आपको इनके आंसर पहले से ही पता है तो हमें कमेंट में करके बताते जाएं, या फिर मेरे से कुछ जो भी छूट रहा है कि सर ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसका और भी ट्रिक्स होती हैं पहचानने की, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा नॉलेज शेयर करेंगे आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और दूसरे बच्चों को भी पता चलेगा आपकी नॉलेज के बारे में। ठीक है, और हो सकता है कि जो आपके पास ट्रिक हो समझने की वो मुझसे ज़्यादा इजी हो, जो मैं समझा रहा हूँ उससे ज़्यादा इजी हो। इसलिए आप भी कमेंट करके अपनी ट्रिक के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब अतिशयोक्ति का देखते हैं हम। अतिशयोक्ति में क्या होता है, फ्लैक्स करना। क्या है, फ्लैक्स करना, यानी लंबी लंबी फेंकना। फ्लैक्स करना मतलब लंबी लंबी फेंकना। जैसे मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ दुनिया में, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। मतलब जो जितनी ज़्यादा लंबी लंबी फेंकेंगे वो सब किस में आएगा, अतिशयोक्ति में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लास्ट मानवीकरण। ये भी आपके सिलेबस में है। अब आता है मानवीकरण। मानवीकरण में आपको सबसे पहले देखना है नेचर। क्या देखना है, नेचर। ठीक है, और उसमें आपको एक चीज और देखना है कि मानव
बना देना, सीधा सा इसका मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये मैंने क्यों लिया है, मानव बना देना, या फिर इसका आप कर लेना जंगली से इंसान में कंपेयर करेंगे अपन इनके बीच में। देखो जो भी नेचर से रिलेटेड चीजें हैं उनको हमें किससे कंपेयर करना, नेचर से रिलेटेड चीजों को कंपेयर करना किससे से, मानव से। किससे कंपेयर करना है, मानव से। जैसे फूले हंसी कलियां मुस्कुराई, तो इसमें फूले जो हंसे हैं ना, तो हंसते तो अपन भी हैं, मानव भी हंसते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना, सीधा सा जो भी जंगल से रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड या बादल से, मतलब जो भी आपको प्रकृति से संबंधित चीजें दिखाई देती हैं किसी भी सेंटेंस में, उससे आपको कंपेयर करना है मानव से उन चीजों को, ठीक है। उन चीजों को कंपेयर किससे करना है, मानव से करना है। तो इसलिए आपको कंपेयर करना है, क्योंकि जो भी क्रियाएं प्रकृति में होती हैं वो सभी क्रियाएं मानव भी करता है, इसलिए आपको इसको क्या करना है, कंपेयर करके देख लेना है मानव से। क्योंकि जो एक्टिविटीज मानव के द्वारा होती, मतलब हमारे द्वारा होती हैं, वही एक्टिविटीज जो है वो नेचर के द्वारा हमें कहीं ना कहीं किसी भी रूप में दिखाई देती है, इसलिए आपको कंपेयर करना है। अब एक बार फिर से मैं पूरा बता देता हूँ। अनुप्रास अलंकार में क्या था, अल्फाबेट रिपीट होंगे, अनुप्रास अलंकार में अल्फाबेट रिपीट होंगे। यमक अलंकार में डिफरेंट मीनिंग लिख लेगा सेम वर्ड का, मतलब वर्ड दो रहेंगे आपके, मीनिंग अलग अलग होगा दोनों का। फिर वहां पे श्लेष अलंकार में क्या है, मल्टीपल मीनिंग लिख लेंगे, मतलब वर्ड एक रहेगा लेकिन उसकी मीनिंग दो निकलेंगे। उसके बाद आता है उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है, मतलब किसी चीज का दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन करेंगे, या फिर उसमें आपको एक वर्ड देखने को मिल जाएगा सा। उसके बाद आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में एडजेक्टिव्स मिलेंगे या फिर ये योजक चिन्ह देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसमें आपको जनु, मनु, मनहु, जनहु, जानो, मानो, इस टाइप के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। फिर अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है, फ्लेक्स करते हैं, मतलब लंबी लंबी फेंकते हैं। उसके बाद मानवीकरण। मानवीकरण में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नेचर देखना है, और नेचर से रिलेटेड कोई शब्द है तो उसको कंपेयर किससे करना है, मानव से करना है, यानी इंसानों से, हमसे करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अलंकार तो अच्छे समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं अब समझा रहा हूं आपको वाच्य। सबसे पहले तो वाच्य होते कितने हैं, तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका भाववाच्य, ठीक है। कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 टाइप के वाच्य होते हैं, ठीक है। अब इनको हम समझेंगे कैसे। सबसे पहला तो कर्तृवाच्य जो होता है उसका डायरेक्ट फोकस होता है कर्ता पे। क्या याद रखना, कर्तृवाच्य में कर्ता मेन होता है। क्या होता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट आपका क्या होगा, मेन होगा। मतलब कोई भी सेंटेंस दिया है उसमें डायरेक्ट फोकस आपका किस पे होगा, कर्ता पे, मतलब सब्जेक्ट पे आपका क्या होगा, डायरेक्ट फोकस सब्जेक्ट पे होगा। ये हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। अब आता है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य में ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है, ठीक है। कर्मवाच्य में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कर्म, ठीक है। क्या होता है, कर्म पे फोकस होता है। उसके बाद आता है, या फिर इसमें एक चीज और है, इसमें आपको दिया रहेगा से द्वारा या के द्वारा। क्या क्या दिया रहेगा, से द्वारा या के द्वारा। उसके बाद आता है आपका भाववाच्य। अब भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में जो होता है, भाव से आप ये मत समझना, भाव से इमोशंस मत समझना, भाव से इमोशंस नहीं है। भाव का मतलब यहाँ पे इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रिया पे फोकस होगा। किस पे होगा, क्रिया पर फोकस होता है। किस पे होता है, क्रिया पे। ये मत समझना कि भाव, भाव का मतलब तो इमोशंस होता है, तो सीधा से जहाँ इमोशंस दिखे वहां, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको इमोशंस पे नहीं, इस पे किस पे, क्रिया पे, किस पे फोकस होता है, क्रिया पे फोकस होता है। ठीक है। और इसमें एक चीज और याद रखना है, इसमें यदि कर्ता और क्रिया पे फोकस ना हो तो इसमें आपको याद रखना है ना या नहीं। क्या दो चीजें याद रखना है, ना और नहीं। जिस भी सेंटेंस में आपको ना और नहीं दिखता है, यानी नेगेटिव वर्ड, सेंटेंस नेगेटिव हो, तो वहां पे क्या हो, सीधा भाववाच्य होता है। जहां भी आपको ना और नहीं दिखे तो वहां क्या होगा, भाववाच्य। सबसे पहले तो आपको यही देखना है, कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्या देखना है, यदि ना और नहीं है तो सीधा सा आप किस पे टिक करना है, भाववाच्य पे। ठीक है, इतना समझ में आया। भाववाच्य मतलब ना या नहीं ढूंढना है हमें सेंटेंस में। कर्म, और फिर आता है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या देखना है आपको, कर्म प्रधान होना चाहिए। जैसे मान लो आपका सेंटेंस है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या हो रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें कर्म है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि राम सॉरी बिल्कुल है। यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो यहाँ पे क्या कर्म क्या कर रहा है, वो पुस्तक उसका कर्म हो जाएगा। ठीक है। और जैसे मैंने मान लो बोला मैंने कि राम पढ़ रहा है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, पढ़ने में क्या कर रहा है, सिर्फ क्रिया कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और उनके आंसर आपको किस टाइप से देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, ये है आपका अलंकार से संबंधित। क्या है, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा अतिशयोक्ति, तीसरा मानवीकरण और चौथा श्लेष। तो जा तन की झाई परे, अब मैंने आपको जब अलंकार बताए थे तो उसमें ट्रिक क्या बताई थी, क्या बताई थी, देखिए सबसे पहले तो चलो इसमें आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा श्लेष। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो तन की झाई पर है, इसका जो है ना डबल मीनिंग निकल रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में अलंकार है, इसमें मेघ आए बन ठन के संवर के, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, मेघ। मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। अब मैंने आपको क्या बताया था, कंपेयर करना है किससे, खुद से। तो मेघ आए बन ठन के संवर के, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम भी क्या होते हैं, बन ठन के जाते हैं, संवर के जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कंपेयर किस में करना है आपको। पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ, कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। पहला उत्प्रेक्ष्य, दूसरा मानवीकरण, तीसरा अतिशयोक्ति और चौथा श्लेष। तो इसका राइट आंसर होगा मानवीकरण। क्यों, क्योंकि मानवीकरण अलंकार में ही मैंने बताया था कि कंपेयर हमसे करना है, खुद से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब बात आती है यहाँ पे, इसको पहले समझो कि इसका मीनिंग क्या होगा। क्या है, प्रातः ही जगावत, प्रातः ही जगावत, जगावत मतलब सो को उठाना। तो सो के कौन उठता है सुबह, हम उठते हैं ना यार, उठते हैं कि नहीं उठते, बिल्कुल उठते हैं। तो जब हम उठते हैं तो यहाँ पे सीधी सी बात है, गुलाब भी आ रहा है, प्रातः ही उठा जगावत गुलाब चटकारी दे। तो यहाँ पे सीधा सा हमसे कंपेयर हो गया, मतलब हमसे कंपेयर हुआ, मतलब मैंने कौन सा बताया था आपको, मानवीकरण। कौन सा बताया था, मानवीकरण। ठीक है, उसके बाद आता है आपका
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अलंकार है, ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें कौन सा अलंकार ये बताना है। क्या लिखा है, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब इसमें आपको देखना है ऑप्शन कौन कौन से, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और श्लेष, ये आपके क्या हैं ऑप्शन। अब इसको फिर से पढ़ा हुआ एक बार, क्या लिखा है, मनहु मनहु रंक निधि लूटन लागी। क्या है, मनहु, ये शब्द किसमें बताया था मैंने कि ये देखिए तो आपको सीधा आंख बंद करके उत्प्रेक्षा पे लगाना है। किस पे बताया था, उत्प्रेक्षा में, जहां भी जानो मानो जनु मनु जनहु मनहु ये शब्द दिखे तो आपको किस पे लगाना है, उत्प्रेक्षा पे। ठीक है, इतना आया समझ। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ धड़ से। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या लिखा है, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें आपको अलंकार बताना है। आपको ऑप्शन देख लीजिए, मानवीकरण दिया, अतिशयोक्ति दिया, उत्प्रेक्षा दिया, श्लेष दिया है। अब बात आती है, इसको पहले तो समझो अच्छे से। क्या है, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ और धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यहाँ पे तो बात हो रही है बहुत लंबी लंबी फाँक रहे हैं, तो लंबी लंबी किस में फाँकते हैं, किस में फ्लेक्स किया जाता है, फ्लेक्स करते हैं अपन अतिशयोक्ति में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अतिशयोक्ति। अब अगला प्रश्न है वाच्य से संबंधित। अब वाच्य से संबंधित प्रश्न देखते हैं। क्या है, हम कनखियों से उन्हें देख रहे थे, यह वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कर्मवाच्य, दूसरा कर्तृ, तीसरा भाव, चौथा मुख्य। अब हमें इसको समझना है। क्या लिखा है, हम कनखियों से उन्हें देख रहे थे। क्या है, हम, मेन फोकस किस पे जा रहा है, हम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है मतलब कर्ता। मेन फोकस किस पे जा रहा है, कर्ता देख रहा था कनखियों से उन्हें। कौन देख रहा था, कर्ता। तो कर्ता देख रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका द्वारा यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया गया है। और ये तो बहुत बड़ा दे दिया ना। क्या है, लेखिका द्वारा यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया गया है। अब इसमें बताना है हमें कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे लेखिका के द्वारा, इसमें अब पहले तो इसको अच्छे से पढ़ो। क्या है, लेखिका के द्वारा यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। तो देखो यहाँ पे लेखिका द्वारा मतलब लेखिका को तो मेन फोकस पे रखा नहीं है उन्होंने। ठीक है, फिर भाववाच्य में क्या बताया था मैंने, ना, यहाँ पे ना या नहीं शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया। अब हमारा मेन फोकस किस पे है, साधारण से असाधारण बनने में। किस पे है, साधारण से असाधारण। ये क्या होगा हमारा, कर्म। साधारण से असाधारण क्या होगा, कर्म। तो इसका मेन फोकस किस पे, कर्मवाच्य पे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, अब खेला जाए वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है। क्या लिखा है, अब खेला जाए। देखिए इसमें सीधा सिंपल सा सेंटेंस दिया है, अब खेला जाए। ना तो इसमें कर्ता का पता है और ना ही इसमें कर्म का पता है कि कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ भी नहीं पता। तो जिसमें कर्ता और कर्म दोनों ही ना हो, उसका राइट आंसर क्या होगा, भाववाच्य। एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास। फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। किसका पूछा है, अब भाववाच्य का। भाववाच्य में क्या बताया था मैंने, भाववाच्य में आपका क्या रहता है, सबसे पहले तो नेगेटिव ढूंढना है, ना या नहीं। यदि वो भी ना मिले तो फिर उस पर क्या होता है कि कर्ता और कर्म दोनों ना हो उसमें। देखते हैं क्या है, गोपियों ने योग साधना को कड़वी ककड़ी बताया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है,
परशुराम ने सभा में क्रोध किया। तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मण द्वारा परशुराम पर व्यंग छोड़े गए। उसके बाद चोट के कारण उससे चला नहीं जाता। देखिए इसमें पहला वाला जो है गोपियों ने, इसमें सब्जेक्ट है, मतलब ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद दूसरा परशुराम ने, परशुराम सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। अब मैंने आपको भाववाच्य में क्या बताया था, सबसे पहले तो नहीं या ना देखना है पूरे सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कर्ता, यदि कर्ता और कर्म दोनों नहीं है तो वो भाववाच्य होगा, या फिर नहीं और ना होंगे तो भाववाच्य होगा। पहला देखते हैं क्या है, गोपियों ने योग साधना, तो इसमें क्या आ रहा है, गोपियों आ रहा है, इसमें अपना कर्ता है, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर सेकंड परशुराम ने सभा में, परशुराम आ गया, ये भी करता है, इसमें ये भी नहीं होगा। अगला लक्ष्मण द्वारा, इसमें भी करता है तो ये भी नहीं होगा। अब अपना बचा कौन सा, लास्ट, चोट के कारण उससे चला नहीं जाता। चोट के कारण उससे चला नहीं जाता, हमें नहीं पता कि किससे नहीं चला जाता, इसमें मतलब करता नहीं, इसलिए ये राइट होगा हमारा कौन से, भाववाच्य का, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका वाक्य से संबंधित। देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है। कौन से का पूछा है, मिश्र वाक्य का। अब मिश्र वाक्य में क्या बताया था मैंने आपको, देखना है जैसा वैसा या जैसे वैसे, जब ही तब ही, ज्यों त्यों, मतलब बीच में क्या हो ये शब्द दिखें या फिर की हो बीच में, ठीक है, तो वो कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। और याद रखना उसमें दो सेंटेंस होने चाहिए, दो वाक्य होने चाहिए, ठीक है। पहला देखते हैं, रसोई को भटियार खाना कहते थे, ये तो सिंपल सेंटेंस होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा, घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, और यहाँ क्या आ गया, और किस में आता है, संयुक्त वाक्य में, ये भी नहीं होगा। तीसरा, यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि, हाँ यहाँ पे क्या आ रहा है, कि, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मिश्र वाक्य में आपको क्या याद रखना, कि या फिर जैसे वैसे या जो, इनसे यदि शुरू होता है तो, और ये भी नहीं होगा, देख लीजिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे और लगा है, और हमारा संयुक्त वाक्य में आता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है। किसका, संयुक्त का पूछा है। अब संयुक्त में मैंने क्या बताया था कि संयुक्त में आपको देखना है, और क्या देखना है, और कोई दो सेंटेंस होंगे जिनके बीच में और लगा होगा, मतलब भी और से वो जुड़े होंगे, ठीक है। देखते हैं पहले क्या है, एक दो को छोड़कर कोई भी मेरे परिवार का नहीं है, ये भी नहीं होगा। दोनों बड़े भाई आगे पढ़ने बाहर चले गए तब मुझे अपने वजूद का एहसास हुआ, ये नहीं होगा। पिता का आग्रह रहता है कि, किया गया मिश्र वाक्य। बचा कौन सा, लास्ट वाला डी, इसको भी देख लेते हैं। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, और क्या है, और है, इसलिए ये इसका संयुक्त का होगा, ठीक है। इनकी ट्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का सरल वाक्य कौन सा होगा। ये जो वाक्य लिखा है इसका हमें सरल में कन्वर्ट करना है। वैसे आपको कन्वर्ट नहीं करना, ये 4 दिए हैं, इनमें से एक राइट है, उसको आपको टिक करना है कि कौन सा वाला राइट है, ठीक है। देखो वाक्य क्या लिखा है अपना, शीला अग्रवाल की जो जोशीली बातें थीं उन्होंने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। ये अपना वाक्य है, इसको हमें सरल वाक्य में बताना है, ठीक है। यहाँ पे पहला देखते हैं, जो शीला अग्रवाल थी उनकी जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था, ये नहीं होगा क्योंकि पहले क्या आ रहा है, जो आ रहा है, तो जो तो किस में आता है, मिश्र वाक्य में आता है। अगला, शीला अग्रवाल जोशीली बातें करती थी, और क्या आ रहा है यहाँ पे, और किस में आता है, और आता है संयुक्त में, ये भी नहीं होगा। शीला अग्रवाल की जोशीली बातें ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया, ये भी नहीं होगा
क्योंकि यहाँ पे यदि पहले वाला हटा दें तो दूसरे वाले का कोई मतलब नहीं निकलता। ये कब आता है, ये होता अपना मिश्र वाक्य में, ठीक है। लेकिन हमें किस में करना है, सिंपल सेंटेंस में, मतलब सरल वाक्य में। अगला क्या है, शीला अग्रवाल जोशीली बातें करती थी। अतः किससे जुड़ा ये, अतः वे बातें रगों में बहते खून को लावे में बदल देती थी। इसका यही राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि सरल वाक्य यदि हम अतः के पहले देखें थी तक तो ये भी अपना पूरा अर्थ देगा, और यहाँ से बे से पढ़ें तो भी ये अपना पूरा अर्थ देगा, ठीक है। इसलिए इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। अब मैंने आपको पहले बताया था उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य क्या होता है, जो दूसरा सेंटेंस रहता है, मतलब जो पहले पे डिपेंड रहता है, वो उपवाक्य कहलाता है, ठीक है। तो आपका वाक्य क्या है पूरा, वे प्रधानाचार्य को बड़े गर्व से कहकर आए कि यह पूरे देश की पुकार है। अब इसमें हमें बताना है इसका, यहाँ से जितना अंडरलाइन है उसका, कि वो कौन सा उपवाक्य है। तो देखो, जहां भी आपको की दिखे, क्या दिखे, की, जहां भी आपको की दिखता है तो वो होगा आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ठीक है। क्या होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। वाक्य क्या आपका, मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, किंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान में हुई। अब हमें कहाँ से बताना है, उनकी से। उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान में हुई, ये बताना है आपको कि कौन सा है, कौन सा उपवाक्य है। तो देखो, उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान में हुई, मतलब ये तो उनकी इंटर शिक्षा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, सीधा विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। कौन सा होगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन पद परिचय से। जितने भी क्वेश्चन अब बताऊंगा वो पूरे पद परिचय से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है आपका क्वेश्चन है, तालाब में कमल खिलते हैं। क्या लिखा है, तालाब में कमल खिलते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, इनके नीचे आपको आंसर भी दिए रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आंसर के साथ साथ उनका पूरी व्याख्या भी दी है, ठीक है, कि ये किस टाइप से इसका राइट आंसर होगा। तो देखो, सबसे पहले तालाब में कमल खिलते हैं, तो हमें खिलते पे अंडरलाइन किया गया है। तो जो खिलते हैं वो कैसा शब्द है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। सबसे पहले तो वो हमें देखना है क्या है, वो है अकर्मक क्रिया। तो पहला काट दो और तीसरा काट दो, क्यों, क्योंकि वो सकर्मक से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है कि खिलते हैं, क्या है, खिलते हैं, एक वचन है बहुवचन है। तो यहाँ पे खिलते हैं मतलब बहुवचन है, तो ये वाला ये भी काट दो। अब तीनों कट गए, बचा कौन सा, लास्ट। आपको मतलब पद परिचय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रेखांकित पद का परिचय है। अब ये जो रेखांकित पद है क्या है, रंग बिरंगे। क्या दिया है, रंग बिरंगे। रंग बिरंगे क्या है, संख्यावाचक तो है नहीं, सबसे पहले इसको काट दो, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ये सबसे सही तरीका है कि जो वो नहीं है पहले उनको काटते जाओ, तो वो ऑटोमेटिक ही नहीं होगा। हाँ, उसके बाद गुणवाचक जरूर है, तो ये तीनों। अब उसके बाद देखना है विशेषण है, बिल्कुल है, तीनों में है, तो अब हमें कैसे पता लगाएंगे। उसके बाद देखो, गुणवाचक भी है विशेषण भी है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। उसके बाद क्या आता है, रंग बिरंगे। बिरंगे हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुवचन है। यदि रंग बिरंगा होता तो एक की बात हो रही होती, मतलब वहां एक वचन का यूज होता। अब यहाँ हमारे पास दोनों में एक वचन है, केवल एक में हमारे पास बहुवचन है, जो कि राइट आंसर है। बाकी ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है।
बस ये देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत इजी है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। क्या है? प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया। क्या है? प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया। अब इसमें आपको को बताना है तो मध्यम पुरुष है, ठीक है, निज वाचक निजवाचक नहीं है और ये उत्तम भी नहीं है, मध्यम पुरुष है, ठीक है, सर्वनाम है, सर्वनाम है। लेकिन आपको बुलाया यहाँ पे केवल स्त्रीलिंग है। यहाँ पे क्या? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आपको में दोनों चीज आती हैं। आप हम लड़की के लिए भी यूज करते हैं और लड़के के लिए भी, इसलिए स्त्रीलिंग भी होगा पुल्लिंग भी होगा, इसलिए इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। तो हमें किसका बताना है? केवल प्रदूषण का। तो प्रदूषण जो है हमारा संज्ञा है, बिल्कुल है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है। सबसे पहले तो इनको काटो, ठीक है। उसके बाद संज्ञा तो है लेकिन वो जातिवाचक है कि भाववाचक? तो प्रदूषण की कोई जाति तो होती नहीं है, प्रदूषण एक भाव है, ठीक है। उसके बाद एक वचन है, पुल्लिंग, कर्म नहीं है, वो कर्ता कारक है, तो इसलिए ये कौन सा होगा? गा वाला। ठीक है, अब आता है प्रश्न क्रमांक 7। अगला प्रश्न, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। क्या है? वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब इसमें हमें बताना है खरीदे होंगे का, किसका बताना है? खरीदे होंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो क्रिया है, सब में है, ठीक है। अब यहाँ पे खरीदे होंगे सकर्मक है कि अकर्मक? तो ये हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। तो ये दोनों काटो सबसे पहले तो, क्यों? क्रिया क्रिया दोनों में, सकर्मक सकर्मक दोनों में। उसके बाद खरीदे होंगे, ठीक, खरीदे होंगे क्या? पुल्लिंग है, इसमें भी है। उसके बाद एक तो है नहीं, खरीदे होंगे मतलब बहुत सारे की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या आएगा? बहुवचन, ये एक वचन वाला नहीं आएगा, ठीक है। खरीदे मतलब बहुत सारे खरीदे होंगे, इसलिए इसका पहला वाला सही। क्या होगा? क्रिया सकर्मक होगी, पुल्लिंग है, बिल्कुल बहुवचन है, भूतकाल का है, बिल्कुल है, क्योंकि खरीदे पता नहीं कब खरीदे होंगे, पास्ट में। उसके बाद खीरा क्या है? इसमें कर्म है, ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा? ये वाला सही होगा, पहला। अब उसके बाद आता है अगला प्रश्न, नवाब साहब थक कर लेट गए। क्या है? नवाब साहब थक कर लेट गए। तो इसमें हमें थक कर का बताना है, किसका बताना है? थक कर। अब पहला देखो क्या है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, सॉरी विशेषण, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो यहाँ पे थक कर, जब कोई काम किया होगा जब ही तो थके होंगे, इसलिए इसका क्रिया विशेषण होगा। दूसरा काट दो, चौथा काट दो, ठीक है। अब उसमें गुणवाचक है कि रीतिवाचक है? गुणवाचक क्रिया विशेषण का भेद होता ही नहीं है, सीधी सी बात ये है, इसलिए ये भी काट दो। बचा कौन सा? गा। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक होगा, क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण में कभी गुणवाचक होता ही नहीं है, ठीक है। लेट गए क्रिया की विशेषता है, बिल्कुल है, इसलिए ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। चलो अगला क्या है? खीरा लजीज होता है। अब इसमें हमें बताना है कि खीरा, क्या बताना है? खीरा। खीरा संज्ञा है, बिल्कुल है, चारों में संज्ञा दिया है हमें। अब उसके बाद बात आती है कि किस टाइप का संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? व्यक्तिवाचक नहीं है, खीरा क्या व्यक्तिवाचक नहीं है, इसलिए पहला दूसरा पहले काट दो, क्यों? क्योंकि वो तो राइट हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि खीरा तो जातिवाचक होता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, दोनों में संज्ञा है, जातिवाचक भी है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है। बस बात आती है कि कर्ता कारक है कि कर्म कारक है। तो खीरा क्या है? ये होगा कर्ता कारक। कौन सा होगा? कर्ता कारक होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? गा वाला। खीरा कैसा होगा? कर्ता कारक होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो हमें बताना है ओनली यह का,
किसका? यह का। तो यह का क्या होगा? विशेषण है, विशेषण है, सर्वनाम सर्वनाम। तो यह जो है वो विशेषण है, सर्वनाम वाले काट दो पहले, ठीक है। उसके बाद सार्वनामिक है, सार्वनामिक है, दोनों सेम है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे बात आती है कि एक वचन सेम, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यह भाषा, भाषा क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर स्त्रीलिंग। क्या होगा? स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, वह हमेशा सच बोलता है। क्या है? वह हमेशा, क्या है? हमेशा। तो जो हमेशा है वो एक अव्यय है, याद रखना। क्या है? अव्यय है। तो यहाँ पे एक के अलावा मुझे तो कहीं अव्यय दिख नहीं रहा है, इसलिए पहले वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? पहला वाला। अगला प्रश्न है, बाग में कुछ महिलाएं बैठी थीं। क्या है? बाग में कुछ महिलाएं बैठी थीं। अब यहाँ पे देखो, क्रिया है, हाँ बैठना एक क्रिया है, बिल्कुल चारों में। उसके बाद अब हमें पता लगाना कि सकर्मक है कि अकर्मक। तो जो बैठी थी वो अकर्मक क्रिया, कौन सी? अकर्मक, ये वाला, ये दो काटो, ठीक है। अब उसके बाद बैठी थी एक वचन में है कि बहुवचन? तो वो तो बहुवचन में, क्योंकि बैठी थी, बहुत सारी बैठी थी, कुछ महिलाएं बैठी थी, मतलब तो बहुवचन है, मतलब ये वाला राइट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। तो भारत संज्ञा शब्द है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे भारत जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? तो वो व्यक्तिवाचक शब्द है। भारत क्या है? क्योंकि वो स्थान का नाम है, इसलिए किस में आता है? वो व्यक्तिवाचक में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी सब में जातिवाचक था, इसलिए ये नहीं होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नहीं जानता बस मन में यह था। तो यहाँ पे नहीं को अंडरलाइन किया गया। क्या है? नहीं जानता बस मन में था, मन में यह था। तो यहाँ पे अब हम बताना है, नहीं क्या है? एक अव्यय है। तो यहाँ पे अव्यय कितने दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं। पहले तो इन दो को काटो जिनमें अव्यय नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न आता है आपका कि ये अव्यय तो हैं लेकिन ये क्रिया विशेषण है। तो हाँ, दोनों ही क्रिया विशेषण है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। उसके बाद अब हमें देखना है कि ये गुणवाचक है कि रीतिवाचक है। तो नहीं, नहीं किसी का गुण को प्रदर्शित नहीं करता, तो ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा? रीतिवाचक, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। ठीक है, क्या है? प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि, किसके बारे में बताना है अब हमें? ताकि, किसको अंडरलाइन किया गया है? ताकि को अंडरलाइन किया गया, ठीक है। तो ताकि क्या है? संबंध बोधक है, अव्यय है, या फिर समुच्चय बोधक अव्यय है, या विस्मयादि बोधक अव्यय है, या निपात शब्द है। तो ये जो ताकि शब्द होता है ना, ये होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा? खा वाला होगा। अगला प्रश्न है, वीरों की सदा जीत होती है। क्या है? वीरों की सदा जीत होती है। अब यहाँ पे सदा जो है, सदा विशेषण नहीं है, सदा क्या है? क्रिया विशेषण है, इसलिए इसका राइट आंसर घा वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि कालवाचक जीत होती है, क्रिया का विशेष्य है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण। अब अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान मनमोहक होती है। तो इसमें हमें मुस्कान का बताना है। अब यहाँ पर मुस्कान जो है वो संज्ञा है, बिल्कुल है, लेकिन जातिवाचक है? नहीं है, जातिवाचक नहीं होती, भाववाचक है। क्यों? क्योंकि वो भाव को दर्शा रही है उसके,
क्या कर रही है, भाव को दर्शा रही है। चलो भाव, फिर यहाँ पे बच्चे की मुस्कान, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, दोनों हैं बिल्कुल। अब बात आती है कि वो एक वचन है कि बहुवचन। सिंपल सा है, एक वचन है क्योंकि एक बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए। और मुस्कान जो बच्चा जो है वो कर्ता कारक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गा वाला, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, प्रत्येक का अपना महत्व होता है। किसका, प्रत्येक का अपना, किसका वो लगाया है, अब अपने का वो लगाया। तो अपना जो है वो आता है सर्वनाम में। किस में आता है, सर्वनाम, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खा वाला। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, पिताजी कल ही तीर्थ यात्रा पर गए। क्या है, पिताजी कल ही तीर्थ यात्रा पर गए। गए, तो गए में हमें बताना है सबसे पहले तो इनकी क्रिया देखो। गए में अभी पहले ऊपर जो हमने एक और प्रश्न देखा था इस टाइप का गए वाले का, उसमें भी गए कौन सी क्रिया है, कर्म ना होने से ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि कौन सी है, अकर्मक। तो सकर्मक को दोनों को काटो, ठीक है। उसके बाद गए, कितने गए, एक जने ही गए, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक, इसको भी, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22। क्या है, आसिमा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। क्या, आसिमा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो आसिमा जो है वो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक नहीं है क्योंकि आसिमा नाम है, ये भी नहीं होगा, संज्ञा है क्योंकि वो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन और आते हैं हमारे पास, संज्ञा है, बिल्कुल है, ठीक है, जातिवाचक है, नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो, इसलिए ये राइट आंसर इसका घ वाला होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, वाह तुमने अच्छा काम किया। अब वाह के बाद ये जो लगा है ये कहाँ आता है, ये कौन सा साइन है, ये विस्मय आदिबोधक, सिंपल विस्मय आदिबोधक हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है। अब हमें एक का बताना है, तो एक क्या है, विशेषण है, सभी में विशेषण है। उसके बाद एक यहाँ पे संख्यावाचक है, परिणामवाचक नहीं है। क्या है, संख्यावाचक, संख्या बता रहा है, एक नंबर बता रहा है वो, तो एक, चलो ठीक है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। अब एक है तो सिंपल सा है, बहुवचन तो होगा नहीं, एक में एक वचन नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। क्या है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो हमें तुम का बताना है। अब तुम क्या है, सर्वनाम है, बिल्कुल है, पुरुषवाचक है, सभी में। अब तुम किसके लिए यूज किया जाता है, वो किया जाता है मध्यम पुरुष, तो ये दोनों पहले काट दो, ठीक है। और तुम यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग के लिए यूज, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, पढ़ते ते आ रहा है तो मतलब पुल्लिंग है। यदि पढ़ती आता तो क्या होता, स्त्रीलिंग होता, इसलिए ये वाला नहीं होगा, पहला वाला सही होगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेधा भी मेरा कमजोर है। रेखांकित पद में हमें परिचय बताना है। अब यहाँ पे बताना है कि हमारा मेरा क्या है, तो मेरा जो है वो विशेषण है, सभी में, ठीक है, सभी में विशेषण दिख रहा होगा। उसके बाद आता है आपका, ये रीतिवाचक है कि सार्वनामिक है। सार्वनामिक का मतलब होता है सभी को क्या उसी नाम से पुकारते हैं, मतलब सभी यूज करते हैं क्या उसको। गुणवाचक, गुणवाचक, तो मेरा जो है उसको तो सभी यूज करते हैं मेरे हिसाब से, इसलिए इसका राइट आंसर खा, ठीक है। अब उसके बाद आता है अगला प्रश्न, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। क्या है, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। अब अभिमन्यु के बारे में बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या भाववाचक। तो अभिमन्यु तो जातिवाचक संज्ञा है,
क्योंकि वो जाति का बोध करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, एक वचन एक वचन। यहाँ पर कर्म कारक कर्म कारक दोनों में लगभग सेम ही दिया है आपको, दोनों में क्या किया इन्होंने, सेम दिया है। ठीक है, गा वाला इसका राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखो क्या है, चलते चलते लड़खड़ाने पर सहयोगी उसे संभालते हैं। क्या है, चलते चलते का बताना है। किसका बताना है, चलते चलते। तो क्रिया विशेषण है सभी में, बिल्कुल रीतिवाचक है ये, स्थानवाचक नहीं है, क्योंकि स्थानवाचक और गुणवाचक नहीं है, ये रीतिवाचक है। अब यहाँ पे लड़खड़ाना क्रिया का विशेषण है, या फिर हम बताना कि संभलना क्रिया का विशेषण है। तो यहाँ पे लड़खड़ाने पर, किस पे, लड़खड़ाने पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लड़खड़ाना जो है वो क्रिया का विशेषण है। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अनुराग ने काला कोट पहना है। कैसा कोट पहना है अनुराग ने, काला। तो यहाँ पे हमें बताना काले का। ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इतना याद रखना, सभी में ये दिया है। ठीक है, सार्वनामिक नहीं है, क्या है, गुणवाचक, उसकी गुणों की विशेषता बता रहा है वो। अब यहाँ पे एक वचन है, एक वचन है बिल्कुल। यहाँ पे पुल्लिंग है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ पे भी पुल्लिंग है। अब यहाँ पे विशेष्य क्या है, उसने विशेष्य मतलब क्या पहना है, काला कोट पहना है, तो कोट अपना विशेष्य होगा, अनुराग विशेष्य थोड़ी होगा, इसलिए इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ये क्लास अभी अपनी पूरी नहीं हुई है, ये सिर्फ पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें भी लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन रहेंगे। आप इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।